अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर बेसिकली मैंने शकी हसन वाले कैंपस के बच्चों को, जिनको मैंने जॉब ऑर्डर का था कि नहीं करा सका था और छुट्टी भी आ रही, इसलिए मैंने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के लिए शुरू किया है। लेकिन नाजाबाद कैंपस वाले बच्चे भी इसको देख लें, ताकि एक पूरी बात है इसके अंदर बहुत ज्यादा तसलसल के साथ। तो देखें, सबसे पहली बात तो यही है कि जब हम बात करते हैं तो दो चीजें हम बार बार आपसे मैं कहा हूं कि देखें, एक वर्ड जिसे हम कॉस्टिंग और दूसरा लफ्ज इसी के साथ आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जब हम ये दो लफ्ज पढ़ते हैं तो वैसे तो टेक्निकली इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो कॉस्टिंग कोई भी एक ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से हम किसी भी बनने वाली प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सके, उस टेक्निक को हम नाम देते हैं कि वो है कॉस्टिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग असल में क्या है कि यही कॉस्टिंग की टेक्निक को अगर अकाउंटिंग के पूरे उसके साथ मिला दिया जाए तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बाकायदा यूं समझिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जब हम बात करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो हमारे पास सिस्टम्स मौजूद हैं, अब देखिए वैसे तो बहुत ज्यादा तफसीली बात है, लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट सिस्टम में बात करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के हमारे पास बीकॉम के अंदर दो मेजर इसमें वो रखे हुए। एक का नाम है जिसको हम कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, और दूसरे को हम नाम देते हैं यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, ये दो टॉपिक हमारे दरमियान मौजूद हैं और बेसिकली इनको बनाने के पीछे दो लॉजिक थी कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में बुनियादी तौर पे वो हमारे पास वो मौजूद है सिस्टम जिसमें प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनमें मुख्तलिफ जॉब, एक जॉब दूसरे जॉब से थोड़ी डिफरेंट होती है। मसलन अगर कोई फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री है ना, तो अगर वो फर्नीचर बनाएगी तो स्कूल का फर्नीचर अलग होगा, हॉस्पिटल का फर्नीचर अलग होगा, किसी अपना कहना चाहिए घर का फर्नीचर है तो वो अलग होगा, यानी हर जगह का फर्नीचर वगैरह अलग होगा। लेकिन अगर एक शुगर बनाने की इंडस्ट्री है तो शुगर बनाने वाली इंडस्ट्री अगर चीनी बनाती है तो स्कूल के लिए चीनी बनाए, होटल के लिए चीनी बनाए, घर के लिए चीनी बनाए, किसी जगह के लिए चीनी बनाए, वो एक ही होगा। तो शुगर वगैरह जैसे है, शुगर है, कोक है, ये सब जगहों पर जो इस्तेमाल होती है वो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है। लेकिन जो फर्नीचर या कोई खास किस्म की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वहां पे बनती है कौन सी चीज, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का एक पूरा प्रोसेस है जिसमें बेसिकली एंट्रीज बनेंगी, पूरी एंट्रीज को लेके चलेंगे। एंट्रीज का फॉर्मेट मैंने आपको दिया है और इस वक्त जो मैं सवाल सॉल्व करवाऊंगा वो एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी अभी आपसे शेयर कर दूंगा। मैं उसको आपको फोटो, उसकी एक तस्वीर आपसे पिक्चर शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन से शुरू करूंगा, जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। एक मिनट को पॉज कीजिए ताकि मैं बोर्ड साफ करूं और शुरू करूं इसको। अच्छा जी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का जो एक पूरा आपको एंट्रीज का जो मैंने पैकेज दिया था, उस पैकेज में आपको देखिएगा कि मुख्तलिफ एंट्रीज है जो आपको बताई जा रही है किस तरह से। अब गौर से समझते जाइएगा कि किस तरह से है और कहां से। सबसे पहले एक बात, कंपनी का नाम लिखा जाएगा। सेकंड लाइन में आप लिखेंगे कि आप क्या बना रहे हैं, आप बना रहे हैं जर्नल एंट्री। अब इन एंट्रीज की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो पहली एंट्री अगर हम इसमें देखें, सबसे पहला जो मैं सवाल आपको दूंगा क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कुछ बिगिनिंग इन्वेंट्रीज है। बिगिनिंग इन्वेंट्री की पता है, बार बार बता चुका हूं, एंट्री नहीं बनती है। शुरू कीजिएगा कहां से, जहां से मटेरियल परचेज हुई है। मटेरियल परचेज होने की एंट्री बनेगी क्या, मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट। ठीक है, बल्कि यार मैं शॉर्ट ही में लिखूं क्योंकि पूरा आएगा नहीं, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि छोटा सा है बोर्ड हमारे पास इस वक्त अवेलेबल, इसी पे रहूं। तो ये कंप्लीट बहर आपने वहां से देख लेना जो मैं एंट्री का आपको फॉर्मेट दिया है। तो पहली एंट्री जो होगी वो एंट्री होगी मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, इसकी अमाउंट बनेगी 41,000। ठीक है बेटा, फिगर सही नजर आ रही है हाँ? उसके बाद मटेरियल परचेज के बाद है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। रिटर्न टू सप्लायर की एंट्री है अकाउंट पेएबल डेबिट मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। यानी याद रखिए, रॉ मटेरियल हो, डायरेक्ट मटेरियल हो, परचेज होगी तो हमेशा यही बनेगी। यानी एक कंट्रोल एंट्री का अकाउंट होता है जिसमें हमेशा मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट होता है। रिटर्न होगा तो उसके अपोजिट बना दीजिए और वो बनेगी आपके पास कितने से, 4,000 से बनेगी। फिर उसके बाद है जनाब डायरेक्ट मटेरियल इश्यू टू फैक्ट्री। यानी जब मटेरियल परचेज हो गया तो मटेरियल इश्यू होगा फैक्ट्री को। तो दूसरी एंट्री, जब मटेरियल इश्यू होगा तो जो तीसरा पॉइंट है
क्योंकि मटेरियल हमारे जैसे कहा कि डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो सब इसी में डेबिट है। तो यहां पर जो दूसरा पॉइंट है जिसमें कहा जा रहा है डायरेक्ट मटेरियल इशू टू फैक्ट्री, डायरेक्ट मटेरियल के लिए आप डेबिट करेंगे एक अकाउंट जिसका नाम है वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। याद रहिए कि यहां पर ये बात याद रखिएगा, अगर किसी ने मेरी ये क्लासेस पिछली नहीं ली है तो बिल्कुल ही फ्रेश क्लास है और वो कॉस्ट अकाउंटिंग अटेम्प्ट कर रहा है, तो याद रखना मेरे पेज पर कॉस्ट अकाउंटिंग की एक इनिशियल वीडियो पड़ी हुई है। आप तमाम लोग पहले जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा वो जॉब ऑर्डर की इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियो लाजमी देख लीजिए, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि मैं जब डायरेक्ट मटेरियल बोल रहा हूं तो डायरेक्ट मटेरियल का क्या मतलब है, जब मैं इनडायरेक्ट मटेरियल बोल रहा हूं वो इनडायरेक्ट मटेरियल का क्या मतलब है। तो जो पिछली कॉस्टिंग की इनिशियल वीडियो है उसको देखने के बाद इसको देखिएगा। तो याद रखिए बाकी लोग जो फिर अब से देख लें और पढ़ लें कि दो तरह के मटेरियल इशू होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के लिए डेबिट करना वर्क इन प्रोसेस और इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए डेबिट करना FOH, याद रहेगा। और दोनों में क्रेडिट क्या करना, मटेरियल इन्वेंट्री। तो डायरेक्ट मटेरियल जब बोले वर्क इन प्रोसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल बोले FOH। डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू है 33,000 और इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू हो रहा है 5,000 का। यहां लिखेंगे आप 33,000 और इसमें आ जाएगा 5,000। ठीक हो गया। इसके बाद जो पांचवी एंट्री है वो है पे रोल फॉर द मंथ। अब पे रोल फॉर द मंथ, तो पे रोल के लिए उन्होंने अब यूज किया आपके लिए वहां पे डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अब डायरेक्ट लेबर आपको पता है ना कि अगर मैं पहली बात करूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर की, तो डायरेक्ट लेबर फिर वही उसके लिए आप डेबिट कीजिएगा कौन सी चीज, वर्क इन प्रोसेस। और यहां जैसे सैलरीज पे होता था वैसे यहां इस्तेमाल होगा एक अकाउंट कौन सा, पे रोल। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर के लिए डेबिट करेंगे FOH और फिर क्रेडिट होगा पे रोल। और एक है जिसको कहा गया सेलिंग एंड एडमिन, ये अक्सर अगर कभी आ जाएगा तो आ जाए, वैसे तो जॉब ऑर्डर के अंदर क्वेश्चन में कम है लेकिन एहतियातन मैंने इस क्वेश्चन को दिया है क्योंकि बाद औकात वो इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेलिंग एंड एडमिन जो है बेसिकली होता ही है कि सेलिंग एंड एडमिन वो है जिसमें आपके जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं या सेल से रिलेटेड होते हैं तो उनका भी यही बनता है क्या, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस डेबिट और पेरोल क्रेडिट। लेकिन असल ज्यादा याद रखिएगा कि डायरेक्ट लेबर के लिए वर्क इन प्रोसेस, इनडायरेक्ट लेबर के लिए FOH और सब में पेरोल क्रेडिट। इस वक्त वैल्यू है 50,000, 9,000 और 8,000। तो 50,000 से ये डेबिट क्रेडिट, 9,000 से इनडायरेक्ट लेबर है, 9,000 से ये डेबिट क्रेडिट और 8,000 से ये डेबिट क्रेडिट। समझ में आ रहा है बेटा, सही है। अच्छा जी, ये समझिए कि 5 पॉइंट के अंदर ये सारे थे, तो ये 5 का A हो गया, 5 का B हो गया और 5 का C हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद वो कहता है 6 पॉइंट में सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आइटम ऑन अकाउंट। सन्ड्री कभी ये तो मिसलिनियस के नाम से कहेगा, क्योंकि देखो अब जो इनडायरेक्ट मटेरियल था, इनडायरेक्ट लेबर था, यहां पे याद रहे कि असल में FOH के कौन से आइटम होते थे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, जो कि देखो FOH के नाम से रिकॉर्ड हुआ, और इससे हटके और जितने भी खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट में आते हैं। तो उस वक्त भी अगर जब भी आ जाए अक्सर लिखा आएगा FOH पेड, तो ये छठी एंट्री जो है सन्ड्री की या मिसलिनियस की, ये होगी FOH डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अगर ये कह दे कि पेड है, कैश है, तो बेशक कैश लिख देना। अभी बहरहाल FOH डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट होगी और उसकी अमाउंट बनेगी आपके पास, कितनी अमाउंट है जनाब इस पॉइंट की, 23,000। अब ये हो गया 23,000 से, ठीक है, ये बन गई 23,000 से। अच्छा, अब यहीं पर अगर कभी और भी बहुत सारे थे जिसमें आएगा, अगर FOH की एंट्री इस वक्त नहीं है लेकिन FOH की एंट्रीज आपके पास आ सकती है, डेप्रिसिएशन की, इसकी, ये सारी फॉर्मेट में मौजूद है एंट्रीज। तो अब आप ये देखिए कि इस वक्त हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एक दफा ये डेबिट हुआ है, एक दफा वर्क इन प्रोसेस यहां डेबिट हुआ है, और अगर मैं 7th एंट्री में जाऊं तो फिर एक तीसरी वैल्यू आ जाती है जिसको कहते हैं अप्लाइड FOH, और वो कहता है इस वक्त प्रोडक्शन का 90% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्रोडक्शन का। यानी देखिए किस तरह वर्क इन प्रोसेस डेबिट और लिखिएगा अप्लाइड FOH क्रेडिट, और 90% किसका, डायरेक्ट लेबर का। तो डायरेक्ट लेबर कितना था, 50,000। इस 50,000 का
आप ले लीजिए 90%, 50,000 का 90%। मुझे यकीन है कि 45,000 होगा ये, और यही 45,000 अब मैं वहां नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ। इजंट इट बेटा, यही है 45,000, सही कह रहा हूँ? अच्छा, अब समझिएगा, ये यहाँ पर जरा सा समझने वाली बात है, क्योंकि अब थोड़ा सा एक बात कॉन्सेप्चुअल आ रही है। देखो, हम ये बात तो सबको मालूम है ना कि प्रोडक्ट बनेगी तो 3 कॉस्ट को इकट्ठा करना था। कौन सी 3 कॉस्ट को? डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को, और तमाम इनडायरेक्ट खर्चे एफओएच के नाम से। अब मसला होता क्या है कि इनडायरेक्ट की जो कॉस्ट होती है ना, वो चूंकि यहाँ काम किस पे हो रहा है? जॉब पे हो रहा है। 1 जॉब, 2 जॉब, 3 जॉब, 4 जॉब, एफओएच इकट्ठी हुई भी होती है जो सब जॉब पर होती है। मगर हमें तो उस पर्टिकुलर जॉब में जितना एफओएच आ रहा है उसको निकालना है। इसलिए क्या करते हैं कि जॉब को एक खास मखसूस रेट से उस एफओएच को, सॉरी जॉब को नहीं, एफओएच को एक खास रेट से उस जॉब पे डाल देते हैं। यानी मिसाल समझ लो कि फर्ज करो एक जगह, एक फैक्ट्री में 3 चीजें तैयार हो रही, ठीक है? कितनी चीजें? 3 चीजें तैयार हो गई। अब वो तीनों चीजों में मटेरियल को, लेबर को आइडेंटिफाई करना आसान है। किस पे ये मटेरियल लगा, ये लेबर ने काम किया, ये मटेरियल लगा, ये लेबर ने काम किया, ये मटेरियल लगा, ये लेबर ने काम किया। लेकिन ये तीनों अलग अलग जगह नहीं, एक ही छत के नीचे है। तो एफओएच जो एक ही छत के नीचे है वो सब पे बांटना है। हो सकता है ये ज्यादा जॉब पे जाए, वो सब बराबर नहीं बांट सकते, तो एक रेट के तहत बांटते हैं। तो इस रेट को कहते हैं अप्लाइड एफओएच। तो जब भी कभी यहां जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में तीसरी चीज ट्रांसफर करनी होगी तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? अप्लाइड एफओएच। हाँ, साथ साथ ये एफओएच रिकॉर्ड होता रहेगा, ये लेकिन ये कौन सा है? ये एक्चुअल है। और यहां पर ये जो है कौन सा एफओएच है? अप्लाइड एफओएच। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि एक दफा यहां डेबिट हुआ, एक दफा यहां डेबिट हुआ, और जैसे ही 3 दफा वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाए, वैसे ही अब वो गुड्स प्रोसेस से निकलकर फिनिश में दाखिल हो गया। यानी आपकी 8th एंट्री जो बनेगी, इट वुड बी फिनिश गुड डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट बनेगी। और इसका मतलब है गुड्स तैयार हो गए। यहां पर जैसे 8 पॉइंट लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड, कितना लिखा हुआ है? 1,20,000। तो आप यहां प्लेस कर देंगे 1,20,000 के फिनिश गुड डेबिट जॉब्स वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। उसके बाद कहता है सेल्स ऑफ कंप्लीटेड जॉब। सेल्स ऑफ कंप्लीटेड जॉब, तो भाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट के लिए आपके पास आ जाता है 1,60,000। सही कह रहा हूं? हाँ जी, 1,60,000। और उसी के नीचे फिर सेल्स ऑफ कंप्लीटेड जॉब के साथ जहां सेल लगी वहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है की एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड क्रेडिट कितने से? 1,21,000 से। ये सारी एंट्रीज तुम्हें दी हुई है, समझना है। और वैसे भी अगर देखो तो सिंपल, पहले इन्वेंट्री आई मटेरियल में, फिर वो शिफ्ट हुई वर्क इन प्रोसेस में, वर्क इन प्रोसेस में लेबर आ गया, वर्क इन प्रोसेस में अप्लाइड एफओएच आया, और फिर ये तीनों मिलकर शिफ्ट हुए फिनिश गुड में। फिनिश गुड जब सेल हो गई, सेल की एंट्री बन गई, तो ये फिनिश गुड ट्रांसफर हो गई किसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। यहां तक अगर देखा जाए ना तो बेसिकली कॉस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर इसी के साथ कह दे कोई खर्चा पे हुआ, सेलिंग सन्ड्री, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये बिल्कुल जैसे सिंपल कोई एक्सपेंस होता था, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस डेबिट। और किस पे था? कैश पे था। पेड है, ठीक है, तो कैश करवा दीजिए, और 11,000। वरना अगर अकाउंट पे हो तो अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं। अच्छा भाई, तो लास्ट वीडियो रुक गई थी, तो यहां से अब दोबारा है कि ये कैश कलेक्शन की एंट्री थी 12 पॉइंट। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कैश कलेक्टेड, तो यहां पे आ जाएगा 1,42,000 से, ठीक है। उसके बाद 1,42,000 के बाद अकाउंट पेएबल पेड है, तो 13 एंट्री जो बनेगी वो बनेगी अकाउंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, और ये अमाउंट है आपके पास 1 लाख नहीं, ये है 87,000। 87,000 से अकाउंट पेएबल पे करवा दीजिए, ठीक हो गया। इसके बाद अगर उन्होंने कह दिया है जनाब डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एंड इक्विपमेंट, तो डेप्रिसिएशन आपके साथ होगी हमेशा फैक्ट्री इक्विपमेंट होने की वजह से एफओएच डेबिट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इसकी अमाउंट है 3,000।
अब देखो एक चीज है कि यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट दिया है उसमें क्लोजिंग एंट्री भी है, लेकिन ये याद रखिए कि इस क्लोजिंग एंट्री जब इसमें बनती है तो सारी क्लोजिंग एंट्री बनाना उस वक्त तक जरूरी नहीं है जब तक कि वो आपसे कहें कि प्रॉफिट और लॉस निकालने की बात ना करें। प्रॉफिट और लॉस अगर नहीं निकालने कह रहे तो सिर्फ एक क्लोजिंग एंट्री लादी बनाना है, और वो है एफओएच को क्लोज करना, एंट्री नंबर 17 और एंट्री नंबर 18। उसका तरीका ये होता है कि देखो ये जो अप्लाइड एफओएच यहाँ क्रेडिट किया था कितने से 45,000 से, अब यहाँ पे अप्लाइड एफओएच को डेबिट कर दीजिए और एफओएच को क्रेडिट कर दीजिए। अब जरा सुनिएगा ये क्यों करते हैं। देखो अगर मैं पूरा ना समझा सकूं तो इस चीज को क्लास में मुझसे याद से पूछ लेना, लेकिन अभी यहाँ समझिए लोग, होता क्या है कि अप्लाइड एफओएच एक वो अमाउंट है जो टोटल अमाउंट का एक पार्ट था जो इस वर्किंग प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ, लेकिन चूंकि ये अमाउंट एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, बाद में जाकर जो एक्चुअल एफओएच है उनको इकट्ठा करना है, क्योंकि हमने एक एस्टिमेटेड अमाउंट के साथ किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली। उसमें क्या था, मटेरियल डायरेक्ट था, डायरेक्ट लेबर था, और तीसरी चीज अप्लाइड एफओएच क्या थी, एक एस्टिमेटेड या एलोकेटेड कॉस्ट थी। बाद में उसको एलोकेटेड को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो कितना था अप्लाइड जो क्रेडिट हुआ 45, यहां डेबिट कर दोगे 45,000 से, और एक्चुअल एफओएच कितना हुआ तो देखो रिकॉर्ड किया था, टोटल कैलकुलेट करना जरा, पहली दफा में कितना था 5,000, यहाँ एफओएच डेबिट, फिर यहां कितना था 9,000, तो 5,000 में प्लस कीजिए 9,000, ठीक है, 9,000 प्लस करने के बाद यहां प्लस कीजिए 23,000, ठीक है, उसके बाद आखिरी एफओएच एक यहां आया था 3,000, कितना बना है टोटल बना के आपके पास, तो आपके पास बना रहा है 40,000। तो याद रखिए कि आपने अप्लाई किया था 45, जबकि कितना आपका एक्चुअल बना 40,000। याद रहे कि जो एक्चुअल वाला था वो सिर्फ एफओएच के नाम से डेबिट हो रहा था जब एफओएच एक्चुअल आ रहा था, और जो अप्लाइड था वो अप्लाइड के नाम से क्रेडिट हो रहा था। आप देखिए कि आपने अप्लाइड ज्यादा किया है और एक्चुअल क्या था, कम था, इसलिए यहां क्रेडिट साइड पे एक चीज आएगी जिसको कहा जाएगा ओवर अप्लाइड। ये थोड़ा सा मेमोरी स्पेस का मसला हो रहा है, वीडियो रुक रही थी इसलिए 3 वीडियो की उसमें हो गई, स्प्लिट हो गई, कोशिश करूंगा कि इनको ज्वाइन कर सकूं। खैर अभी देख लो, तीनों अपलोड कर दूंगा। ये आपके पास इंट्रीज का पैकेज हुआ, अप्लाइड एफओएच ओवर आया कितना 5,000। अब ओवर अप्लाइड 5,000 अगर हमारे पास वीडियो है एफओएच है, तो इस ओवर अप्लाइड एफओएच को अगर हम क्लोज करेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि जब ये बन जाए तो इसमें अगली एंट्री होगी कॉस्ट, क्योंकि ओवर अप्लाइड एफओएच क्रेडिट था तो यहां होगी ओवर अप्लाइड एफओएच डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट, कितने से 5,000 से। अब तुम सोचोगे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्यों क्रेडिट हुआ, तो बात यह है कि वर्किंग प्रोसेस में हमने 45,000 डाला था जो कि 5 आवर ओवर था। ये वर्किंग प्रोसेस किसने किया, फिनिश गुड में किया, फिनिश गुड किसने किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में किया। तो एक्चुअली जो ओवर अप्लाई किया हुआ एफओएच है वो कहां ट्रांसफर हुआ है, वो ट्रांसफर हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, इसलिए इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से करते हैं। तो हमेशा ये जरा से बोर्ड साइड से देख लीजिए, जरा कैमरा फोकस कर दो कि सारी एंट्रीज हैं, इनमें बुनियादी तौर पे मटेरियल परचेज की एंट्रीज, फिर वर्क इन प्रोसेस की 3 एंट्रीज, फिर फिनिश गुड की, और यही एंट्रीज बार बार इस जॉब ऑर्डर के चैप्टर में घूम के आएंगी। इनको अच्छी तरह से कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कई सवालात हैं जो 5 ईयर के हैं जो आप कर सकते हैं, मैं पेपर में भी वीडियो के साथ मेंशन कर दूंगा 2009 के, तो प्रैक्टिस करना इसी तरह से एंट्री बनाने की। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं भेज रहा हूं उसकी वो है, इसकी एक पिक्चर भी बेटा ले लो ताकि ये पूरा आ जाए, इस पर क्लिक कर दो पिक्चर पे ताकि ये बोर्ड पे आ जाए आपके पास यहां तक, ठीक है। आगे क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट और लॉस निकालना सिर्फ उस वक्त जरूरत होता है जब वो कहे, तो यहां तक इसको बंद कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम फिर समझाता हूं ये क्लास में मजीद के आगे कैसे होगा, ठीक है। थैंक यू, बंद कर दो।